अभी आवाज आ रही है? आखिरकार जी, आवाज क्लियर है? आखिरकार ठीक है। हमारे आईटी वाले जो है ना भाई फाइनली आए तो भाई गल्ला है। इंतजामिया के जिम्मे होना चाहिए ना। नहीं जी, क्रिस्टल क्लियर। 7 बच्चों के पेपर भी पास होना शुरू हो गए सर, अल्हम्दुलिल्लाह। R2 कॉस्ट टैक्स पास। अवाम जो है ना, उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी, मैं कमेंट रिपीट कर देता हूँ। एक स्टूडेंट ने कहा सर मेरी सिस्टर का MFA में मेरिट सर्टिफिकेट आया और उसने आपकी किताब भी पढ़ी थी। ये भी जो है ना, ये इसकी थोड़ा सा क्वालिटी जरा थोड़ी सी डाउन हो गई। अगर यहाँ ही लिखा हुआ होता ना आपकी किताब ही पढ़ी थी, असल में 20 लिखा होगा कि उसने न्यूमेरिकल पोर्शन में किसी और की किताब पढ़ी होगी। और थ्योरी वाली, हाँ वो लिखते हुए शायद थोड़ा सा एरर हो गया हो। ठीक है, किताब पढ़ी थी, बंदा टीचर से ही पढ़ लेता है। एमए मतलब जो है ना वो काउंट में आ जाता है। तो हमारे कई मेरिट तो इस तरह से जाया हो जाते हैं कि बच्चा बाद में मैसेज करके कहता है सर आपकी किताब से पढ़ा था, आपकी यूट्यूब की रिवीजन ली थी, फलाना 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 कॉलेज में एनरोल हुआ था, क्लासें नहीं ली थी, और फलाना कॉलेज ने इतना बड़ा करके मेरिट सर्टिफिकेट लगाया हुआ होता है। और जो है वो हम कहते हैं चलो कोई नहीं, बच्चे तक तो फायदा पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह 4 पेपर क्लियर करो पे। ओए होए होए, ऐसे बच्चों को गोली मार देनी चाहिए। डिस्करेज करते हैं मासूम भोले भाले बच्चों को जो है ना। ठीक है जी, क्लास में गमो गुस्सा पाया जाता है आपके इस मैसेज के बाद। ठीक है, नहीं मैं मेरे जज्बात आपके साथ है, मैं जरा आवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा था। ठीक है जी, फाइनली अब हमारी आवाज चलना शुरू हो गई है, तो हम लेक्चर को शुरू करते हैं। कुछ लोग टेस्ट को देख के परेशान हो रहे थे कि टेस्ट की डिस्कशन शुरू होने लगी है। रिजल्ट के बाद तो ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए, बड़ी गंदी गंदी सी बातें होती हैं, इससे लोगों का जो ईमान है वो मुतज़लज़ल हो जाता है। तो अल्लाह करे आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आए, और जैसे मैंने कहा था कि या रिजल्ट अच्छा आएगा या आप लोगों को जिंदगी में कोई अच्छा लेसन मिल जाएगा। तो कम से कम आज आप मोटिवेटेड हैं कि माजी की गलतियां रिपीट नहीं करनी, और अगर माजी में पेपर पास हुए हैं तो अब आप मोटिवेटेड हैं कि जो माजी में आपने एफर्ट्स किए हैं वही एफर्ट्स आपने अभी भी करनी है। इसमें अगेन होता ये है कि कई दफा लोग इस टाइम पे ना बड़ी उल्टी सीधी प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे एक बच्चा जो है वो मुझे कल मिला, सर मैंने 2 पेपर दिए थे, दोनों रह गए, मेरे आखिरी 2 रहते थे तो 2 मैंने पहले दिए थे, तो 4 पेपर अब इकट्ठे दे दूं, क्या ख्याल है? तो मैंने फौरन से कहा कि भाईजान आप अचानक से अपने आपको सुपरमैन क्यों बनाना चाहते हैं? आपने पहले 2 पेपर दिए और दोनों रह गए, तो ये आपको किसने कह दिया कि जो 2 पेपर रह गए हैं वो तो आपको आते हैं क्योंकि वो रह गए हैं, और जो 2 नए हैं जो उससे अगले लेवल के पेपर हैं आप वो कर लेंगे। जब आपने 2 दिए और 2 पास नहीं हुए तो 2 वो वाले प्लस 2 भारी पेपर 4 इकट्ठे क्यों देना चाह रहे हैं? उसने कहा सर क्वालिफाइंग अटेम्प्ट बन जाएगी मेरी। तो फिर मैंने कहा भाई पिछली दफा क्यों नहीं सोचा, 2 के बजाय 3 उठा लेते उस वक्त, और अगर 2 उठा के नहीं निकले तो 4 उठा के तो और ज्यादा प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तकरीबन कोई 35,000 के करीब जो स्टूडेंट्स आईकैप में अपीयर हुए हैं उनमें से 100 के करीब ने 4 पेपर पास किए हैं। तो ये 4 पेपर सिवाय इसके कि आपकी पास्ट में एक अच्छी हिस्ट्री हो, आपने रीसेंट पेपर में कुछ 3 पेपर इकट्ठे पास किए हो, आपकी क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट बन सकती हो, आप में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी हो, और आपने रिजल्ट के बाद से पेपर्स के बाद से रिजल्ट तक अभी तक क्लासें भी बहुत अच्छी ली हुई और बड़ी अच्छी ग्रिप जा रही हो, तो फिर इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज 4 पेपर्स का इकट्ठा डिसीजन उसी आई कैप में जिसने 3 पेपर भी सही से नहीं पास किए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी इतनी जल्दी होती है कि देर हो जाती है, तो ये काम नहीं करना। इसमें ना कुछ लोगों के खतरनाक से फैसले होते हैं, हर कोई अपने अपने प्लान बना रहा होता है, तो बेहतर है कि उसको डिस्कस कर लिया करें। जैसे आज भी मैंने कोशिश की है कि 450 ऑनवर्ड रात तक नीचे यहाँ पे जो टीए रूम है, जो गरीब टीचर्स का टीए रूम जो है, ठीक है, टीए रूम भी 2 है, ठीक है, एक अमीरों का टीए रूम है और गरीबों का टीए रूम है। तो हाँ, जो नीचे वाला है वो गरीबों का टीए रूम है, अमीरों का तो आपको नजर ही नहीं आएगा, वो तो गुप्त जगह पे है। ठीक जी, हाँ, गरीबों का टीए रूम इतना बड़ा है जी, फौरन से जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा सर आप जो है अमीरों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? असल में अमीरों पे बात नहीं की, मतलब अपनी मजलूमियत का जिक्र किया है।
तो वो जो गरीबों वाला टीयर रूम है उसकी ताज़ा रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। अल्लाह करे अभी आज वहां पे वो मतलब काम ना चल रहा हो, हमें बैठने की जगह मिल जाए। तो वहां पे 4:30 से लेके रात तक, जब तक सारे बच्चे तंग आके आवाजार होके वापस नहीं चले जाते, मैं इंशाल्लाह ताला मौजूद हूंगा। किसी का अगर इंडिविजुअल कोई इस तरह की क्यूरी है कि जी मैंने 2 पेपर दिए थे, अब 3 पेपर देना चाहता हूँ, मैंने ये पेपर दिया था, वो पेपर देना चाहता हूँ, इस तरह की अलग अलग क्यूरीज होती हैं, तो रादर देन कि आप जो है उसमें कंफ्यूज रहें, अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं नीचे अवेलेबल हूंगा। मैं उसमें कोशिश करूंगा कि आपकी सिचुएशन के मुताबिक मैं आपसे आपकी हिस्ट्री जरूर पूछूंगा, ताकि ये समझ आए कि आपका टेम्परामेंट क्या है। तो अगर आपकी पास्ट में हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रही है, तो फ्यूचर में अचानक से आपने बदल नहीं जाना। ये सिर्फ 1 हफ्ते का होका होता है। रिजल्ट के बाद ना 1 हफ्ते तक जहन में होता है कि नहीं, माजी की गलतियां जीरो, मैं अब सुपरमैन बनने लगा हूं, और आहिस्ता आहिस्ता आपको एहसास हो जाता है कि ये गलत फैसला था। तो इसलिए जो है वो जब भी डिसीजन लें तो आप करंट हिसाब से नहीं, पिछली 2-3 अटेम्प्ट्स को देख के और फिर डिसाइड करें कि आपको कितना लोड लेना चाहिए। तो मैं उसमें कोशिश करूंगा कि नीचे इंडिविजुअली आप लोगों को करूं। अब ये ऑनलाइन वाले जो है वो कहेंगे जी हमारा क्या कसूर, हमें भी काउंसलिंग चाहिए थी। तो इनको मैं एक नंबर लिख के भेज देता हूँ। कहाँ लिख के भेजूं? यहाँ पे लिख के भेज देता हूँ। ग्रुप में भी शेयर हो सकता है, लेकिन ये जो लाइव आए हुए हैं इनको फौरन से मिल जाए, कुछ तो मजा है लाइव आने का। ले जी, एक नंबर आप सब लोगों के साथ शेयर हुआ है, इस पे अपना डिटेल्ड वॉइस मैसेज आपने भेज देना है शाम 5 से 9 के दरमियान। तो लेट नाइट में मैं उसको इंशाल्लाह वॉइस पे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। आपने बताना है कि जी मेरा मैंने कितने पेपर दिए थे, मेरे पिछले 1-2 अटेम्प्ट्स में क्या रिजल्ट रहे हैं, और फ्यूचर में मेरा क्या प्लान है या मैं क्या इरादा कर रहा हूँ। और कोई स्पेसिफिक कोई और छोटी मोटी गाइडेंस चाहिए हो तो आपने इस नंबर पे वॉइस मैसेज कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला लेट नाइट में आपको इसका रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। अगर हम कॉलेज ही आ जाए तो ठीक है, सही है, वो आपकी अपनी मर्जी है। मेरी अजम्पशन ये है कि ऑनलाइन वो लोग हैं जो दूसरे शहरों से हैं। तो अगर आप लाहौर से हैं और आप फिजिकली आ जाएं, तो फिजिकली ये होता है कि उस वक्त काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो थोड़ी सी उलझन होती है कि जी वो सर डिस्कस कर रहे हैं और जो है वो बारी नहीं आ रही। तो थोड़ा सा उसके लिए हिम्मत हौसला चाहिए होगा। मैं भी हिम्मत हौसले से सबके सवाल सुन रहा हूँ। तो आपने भी दूसरे अपने दोस्तों के अगर सवाल चल रहे हैं और आपकी बारी थोड़ी सी लेट आ रही है, तो आपने भी थोड़ा सा बर्दाश्त का मुजाहरा करना है। हमें कौमी लेवल पे यहाँ पे एक वो चाहिए। फिर जाते जाते हमने कुछ पढ़ा और उसका टेस्ट भी हुआ। और टेस्ट जो है वो एक सिंबॉलिक टेस्ट हमने रखा था, ये जहन में रखते हुए कि बच्चे गायब होना शुरू हो जाएंगे। बस इत्तफाकन चूंकि जवाद साहब की क्लास चल रही थी, तो चलते साथ ही एंड पे भी बच्चे निकलने ही वाले थे कि हमारा नुमाइंदा अंदर आ गया। तो उसने रंगे हाथों कुछ बच्चों को पकड़ लिया, और वो बच्चे ना चाहते हुए जबरन जो है वो टेस्ट, मतलब शायद उस दिन एमएफए में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आई थी, क्योंकि वो बच्चे बेचारे अभी बाहर निकल नहीं पाए थे कि पकड़ लिया गया, बाकी जगह बच्चों को मौका मिल गया और वो भागने शुरू हो गए। हाँ, नहीं तो वो प्लान करके बैठे हुए थे कि इधर सर जवाद निकले, उनके पीछे पीछे वो निकलते चले जाएंगे। नीचे से आते हुए हमें नजर आए सर एक जवाद आ रहे हैं, पीछे जो है वो एक सिंगल सिंगल बंदे की एक लाइन आ रही हो। तो वो एमएफए का आपने टेस्ट दिया, लेकिन अगेन वही बात है कि इस वक्त टेस्ट को डिस्कस करके शायद को बहुत ज्यादा अफादा ना हो, शायद को बहुत ज्यादा मजेदारी वाली बात ना हो। एक सवाल उसमें था टेक्निकल, और वो इतना टेक्निकल भी नहीं था। स्वॉट एनालिसिस। नहीं, ये डिस्कशन तो शुरू हो गई। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा अच्छा, पॉइंट ये है कि वो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बात कर रहा था। वो सिचुएशन को डिस्कस करते 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 फिर आपसे कह रहा था कि बताएंगे क्या स्वॉट है। स्वॉट एनालिसिस आपने करना है तो जो सिनेरियो में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें से चीजें उठानी है, खुद से अजम्पशन नहीं लेनी। तो सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपने उसके से बीच में से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ढूंढने थे। बाकी उसको हमने थोड़ा सिंपल रखा था। पहले तो पूरा टेस्ट सिंपल रखने का मूड था, लेकिन आपको पता है कि थोड़ा सा तो दिल करता है कि अगर कोई वो हो, कोई मॉडल हो तो वो प्रॉपर तरीके से पूछा जाए। लेकिन अगर उसको डिस्कस करने बैठे, क्योंकि शुरू में माइक का भी इशू रहा है, तो फिर थोड़ा सा ज्यादा लंबी देर हो जाएगी। अगर थोड़ा सा मौका कल मिल गया तो कल हम उसे एक अकेले सवाल को डिस्कस कर लेंगे। अगर कल थोड़ा सा मौका मिल गया, अल्लाह करे आप मेरी बात सुन के समझ चुके हो जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो मैं यही इसीलिए आपको दोबारा से मुखातिब किया कि क्योंकि बाकी सबको समझ आ गई थी कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वो आप जो है वो चूंकि उस वक्त आपके दिमाग में सवाल था, तो आपने इनकमिंग ऑफ की हुई थी। तो वो ये होता है कि कई दफा आप पहले से एक सवाल सोच के बैठे होते हैं, तो टीचर जो भी बोल रहा है ना वो दिमाग में नहीं जा रहा। जब तक आप अपना सवाल सामने नहीं ले आते तब तक आपका माइंड खाली नहीं होता नए इनपुट के लिए। तो इसलिए ब्रेक लगवा देगी, हौसला हौसला।
इजीएस्ट टेस्ट था, ठीक है। ये वही बच्चे हैं जो पेपर के बाद कहते हैं कि इजीएस्ट पेपर था। सर फिर उसके बाद ग्रुप से भी सारे छोड़ के वो आते थे, ग्रुप में नजर भी नहीं आते सीआरएम में नहीं देखे जाते। सर रिजल्ट से पीछे वाले लेक्चर नहीं लिए काफी, तो क्या आप क्लास लेने से समझ आ जाएगी। ये एक कॉमन चीज है। रिजल्ट के बाद ना हम इस चीज को रियलाइज करते हैं, जितना मर्जी बच्चा कहते हैं रिजल्ट तक कि मैं सीरियस हूँ सीरियस हूँ सीरियस हूँ, वो डरा हुआ होता है सर। वो डर डर के पढ़ रहा होता है, और उसके बाद जब वो सीरियस होता है तो पता लगता है कि टीचर तो बहुत आगे चला गया। अभी वो टीचर के पुराने लेक्चर्स को कवर करने के चक्कर में होता है कि टीचर जो है वो नए लेक्चर्स की भरमार कर देता है। तो शायद आपको याद हो कि मैंने कहा था कि बीच में हम एक ग्रैंड टेस्ट प्लान करेंगे रिजल्ट के बाद। उससे फायदा ये होगा कि हम अभी आज अब इस वीक में हमारा एक दिन जो है वो जाया हो चुका है। टेस्ट हमने पीछे ले गए थे, एक दिन हमारा जाया हुआ है। उस दिन की कंपनसेशन हम फ्राइडे पे पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो फ्राइडे को हम उसकी कंपनसेशन कर लेंगे, और उसके बाद से आपको 3-4 दिन मेरी क्लास ऑफ मिल जाएगी, और मिल जाएगा एक ग्रैंड टेस्ट जो कि चैप्टर 7 और 8 जो कि हमारा मेन एमएफए में समझे आधी चीज यही दो चैप्टर्स हैं। जब हम बाकी चैप्टर्स में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो इतनी को ज्यादा वहां पे फोकस नहीं है। मैं इसीलिए इन चैप्टर्स को बहुत स्लो एंड स्टडी लेके चल रहा हूँ। तो चैप्टर 7 और 8 का ग्रैंड टेस्ट प्लान होगा। जो पढ़ते रहे हैं उनको मौका मिल जाएगा इन दो चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके, और अब एक जगह पे इकट्ठे कुछ 60 नंबर के आसपास का टेस्ट देने की कैपेसिटी। और जो बीच में मिस हो गए, स्लिप हो गए, जिनके कुछ लेक्चर्स पेंडिंग हो गए, उनको मौका मिल जाएगा कि वो उस दिन तक अगर वो नहीं देते वो वाला पेपर ओके ना दें, लेकिन वो अपने पेंडिंग लेक्चर्स कम से कम कवर कर लें, ताकि उसके बाद मुझे हो कि रिजल्ट के बाद अब दोबारा से हम सारे सेम जगह पे खड़े हैं, और अब हमने आगे की तरफ रफ्तार से शुरू करना है। जी सर आपने जब ये स्टार्ट हुआ था नहीं हो रहा है तब आपने कहा कि किस तरह का स्टैट वाला क्वेश्चन होना, तो क्या वो एक्सक्लूड हो गए या अभी भी आए? नहीं, एक्सक्लूड नहीं हुआ। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईकेप एक्सक्लूड कर देगा स्टैट्स वाला, लेकिन स्टैट्स आईकेप ने एक्सक्लूड नहीं किया। तो जनवरी के अंदर जो है हमें स्टैट्स के ऊपर 2 हफ्ते हम स्पेंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो अब इसमें वो लोग जो कि थोड़ा सा लेट हुए, वो लोग जो बाद में आए, वो लोग जो शुरू में सीरियस नहीं थे, वो जो डरे हुए थे, वो जो डाउट में पड़ रहे थे, अब अगर आप इस पेपर में बैठे हैं तो इसका मतलब आप यकीन की मंजिल पे हैं। अगर अभी भी डाउट है तो मत लें क्लास, लेकिन अगर कंफर्म है कि हाँ भाई मैंने एमएफए तो लेना ही लेना है, तो ठीक है, फिर आप क्लास लेते रहें और कोई बैकलॉग को कवर करें। नेक्स्ट वीक के मिड तक हम जो है वो बड़ा थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ रहे होंगे, और जो अभी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं वो आप साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको फिर बीच में मौका मिल जाएगा, 4-5 दिन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही है। ठीक है जी, पढ़ाई की तरफ आए। स्वॉट एनालिसिस देखा था लास्ट डे, क्या परेशानी है स्वॉट एनालिसिस को लेके? स्वॉट एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली क्या है कि आपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट देखते हैं। तो अब इसमें से निकलेगा क्या? स्वॉट एनालिसिस करने से आपको क्या क्या पता लगेगा? ये पता लग जाएगा कि हम कौन से एरिया में स्ट्रांग है, कहाँ वीक है। इसका मतलब है अब हमारे पास कहाँ गुंजाइश है फॉर इंप्रूवमेंट, कहाँ हम ज्यादा मेहनत करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनसे हमें अपने कंपेटिटिव एडवांटेज का पता लग जाएगा। हम उन स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ताकि हम अपनी मार्केट में अच्छे तरीके से compete कर सकें। तो फिर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट में, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उससे क्या नजर आएगा? व्हाट आर द एरियाज जहां हम जा सकते हैं, क्या करके हम मजीद आगे फ्यूचर अपना बेहतर बना सकते हैं। और थ्रेट आपको क्या बता रहे हैं, क्या क्या चीज हमारे लिए खतरा है जिसको हमने अवॉइड करना है, कौन सी चीज है जो हमारे बिजनेस को नुकसान दे सकती है जिससे हमने बच के चलना है। तो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली आपकी करंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर की मुमकिन परफॉर्मेंस जो है उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इस एनालिसिस के थ्रू। आज भी देख सकते हैं और फ्यूचर भी देख सकते हैं, पॉजिटिव भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन बेसिकली वो मॉडल नहीं है, वो एक तबसरा है जिसपे आप कुछ भी बात कर सकते हैं। एक काम करते हैं, किताब के अल्फाज के साथ चलते हैं, क्योंकि मेरे पास स्लाइड में एनिमेशन और तरह से दी हुई है। किताब अगर दिखाएं तो मैं आपको जो जुमले परेशान कर रहे हैं वो एक दफा पढ़ के सुना दूं। The significance or potential value या cost of each item is not considered in initial analysis. वो कह रहे हैं जब आप इनिशियल एनालिसिस कर रहे हैं ना अपने बिजनेस का, तो कई दफा आप हर चीज की सिग्निफिकेंस नहीं देख पा रहे होते। जी जुमला समझ आया? सिग्निफिकेंस या पोटेंशियल वैल्यू। सिग्निफिकेंस का मतलब है उसका वजन कितना, और पोटेंशियल वैल्यू मुमकिन है उसकी क्या वर्थ हो सकती है।
ऑफ ईच आइटम इज नॉट कंसिडर इन इनिशियल एनालिसिस। शुरू के एनालिसिस में आप ये चीज नहीं कंसिडर कर पाते। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटरप्रेट इट। अगला स्टेप है कि अब आपने जो चीजें कागज पे प्लेस की हैं, अब आपने उसको इंटरप्रेट करना है, उसका मतलब निकालना है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग दोस स्वॉर्ड्स दैट माइट बी सिग्निफिकेंट। अब आपने स्वॉर्ड एनालिसिस कर दिया, आपने 6 स्ट्रेंथ लिख दी, 4 वीकनेस लिख दी, 5 अपॉर्चुनिटीज लिख दी, 4 थ्रेट लिख दिए। अब इसमें से देखिए कौन कौन से मेन है, इनमें से देखें बड़े कौन कौन से हैं, किसके ऊपर काम किया जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स रैंकिंग द स्वॉट इन सम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस। इसमें आप क्या करेंगे, वो जो स्वॉट में आपने फैक्टर्स लिखे हैं आप उन्हें रैंक कर देंगे, ये ज्यादा जरूरी है, ये थोड़ा सा कम जरूरी है, ये ज्यादा अहम है, ये थोड़ा सा कम अहम है। आप उनकी प्रायोरिटी का मतलब है तरतीब, कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, पहले क्या बाद में क्या। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शुड देन कंसिडर। अब मैनेजमेंट को, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है उनको क्या कंसिडर करना चाहिए, मेजर स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज माइट बी एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज। अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज पे काम करें ताकि आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिले। मेजर वीकनेस एंड थ्रेट शुड बी डेल्ट विद। जो आपके थ्रेट और वीकनेसेस हैं उनसे मुकाबला करें, उनको कवर करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क। वो जो रिस्क है कि हमारी कंपनी फेल हो जाएगी, तो अपने फ्यूचर और करंट नेगेटिव्स पे काम करें और फ्यूचर और करंट पॉजिटिव्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके कंपनी का इमेज बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो टेक्निकली ये डिस्कशन थी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वॉट एनालिसिस। क्योंकि ये हमने बाय द वे डिस्कशन में कर लिया था, तो मैंने इसकी इंग्लिश आपको अलग से नहीं पढ़ाई थी, और हमने फिर देखा था कि इस तरह से है। आपने एग्जांपल भी देखी उसमें, एक छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी की। स्वॉट एनालिसिस में शुरू वाली बातें भी पढ़ी हैं आपने। स्वॉट एनालिसिस को लेके आप में से किसी को अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए जी। जी, इन्होंने कहा कि जब हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें पेस्टल एनालिसिस करना है। ये जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है ना, ये बाहर की दुनिया में होता है। बाहर की दुनिया को एनालाइज करने के कई मॉडल हैं, जैसे पोर्टर 5 फोर्सेस, वो बाहर की दुनिया को एनालाइज करता है। पिछला चैप्टर एक्सटर्नल एनालिसिस के ऊपर था, बाहर की दुनिया को एनालाइज कर रहे हैं। और एक मॉडल एक्सटर्नल एनालिसिस का जो हमारी किताब ने 5 चैप्टर्स पे स्प्रेड कर दिया, उसको हम कहते हैं पेस्टल, जिसमें आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और इस तरह के मुख्तलिफ फैक्टर्स पे काम कर रहे होते हैं। हम उन 5 चैप्टर्स में वही फैक्टर्स पढ़ रहे होंगे। तो वो एक मॉडल है जो 5 चैप्टर्स पे स्प्रेड हुआ हुआ है और बाकी मॉडल्स हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अगर उन्होंने जिक्र पेस्टल का किया है तो ये पहले 5 चैप्टर्स का तस्करा कर रहे हैं। डन। अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन सर हमारे पास बुक अभी नहीं पहुंची, स्लाइड देखी, ठीक है। तो स्लाइड जो है बुक अभी तक नहीं पहुंची, इन्होंने कब वो की थी, पहुंच जानी चाहिए बुक अब तक। तो ये बुक तो मेरे ख्याल में दो ढाई हफ्ते पहले। ठीक है, अच्छा ठीक है, सही है। कुछ लोगों को इकट्ठा पैकेज बना के इन्होंने भेजा, उनकी देर हुई होगी। अच्छा जी, जिसके क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है तो उसको हैंड्स ऑन कोर्सेज का क्या करना चाहिए। हम लोगों ने एक अलग से काउंसलिंग सेशन भी रखा था, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसके यूट्यूब की वीडियो। उसमें छोटी सी बहुत सारी इन चीजों को डिस्कस किया था। अगेन इस वक्त हमसे इतना रेलेवेंट नहीं है। आप अगर कोई बहुत ज्यादा इस पर डिटेल क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप पे वो जो मैंने नंबर शेयर किया है, आप वॉइस मैसेज करते हैं तो रात में हम आपको इसका जवाब दे देंगे। बाकी सारे आवाम तंग हो जाएगी इससे। डन सर, लिंक शेयर कर दें ग्रुप में, हम यूट्यूब का उसका लिंक शेयर कर देंगे जैसी वो वीडियो प्रोसेस होती है। कल हमने जनरल सेशन किया था और आज मैं 1-to-1 काउंसलिंग कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स पर्सनली पूछना चाह रहे हैं। चलें जी आगे, अब वक्त आ गया, हमें पढ़ना होगा। कितना पढ़ना होगा? बहुत सारा पढ़ना होगा। 20 मिनट रह गए, कमाल हो गया, फिर तो आग लगा देंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक में घुसूं या ना घुसूं, मैं डिफरेंट टॉपिक में घुसूं। जी जी, रिसोर्सेज, याद हमने कहा था कि कुछ तो रिसोर्सेज आपको बहरहाल चाहिए। एक बिजनेस करना है, आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर सीए का कॉलेज चलाना है तो एक बिल्डिंग तो चाहिए, मिनिमम एक लैब भी चाहिए। हाँ, अब बिल्डिंग अच्छी हो बुरी हो वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक फिजिकल कॉलेज के लिए एक फिजिकल बिल्डिंग आपको
चाहिए, कम से कम आपको कुछ गार्ड्स चाहिए, कम से कम कुछ इतना पैसा चाहिए जो डे टू डे वो जो पेटी कैश वगैरह उनको मैनेज कर सके, कम से कम एक जनरेटर चाहिए, कम से कम कुछ एसी, कुछ पंखे, कुछ इस तरह की चीजें चाहिए, कम से कम हर सब्जेक्ट का एक टीचर तो होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट विदाउट टीचर नहीं होना चाहिए आपके पास। तो इसका मतलब है कुछ मिनिमम रिसोर्सेज तो बिजनेस को चाहिए ही चाहिए। ये डिस्कशन हमारी पहले हुई थी, जस्ट इसका सरकारी लफ्ज हमने नहीं पढ़ा था, दैट इज थ्रेशहोल्ड रिसोर्सेज। थ्रेशहोल्ड रिसोर्सेज कौन से हैं भला? वो रिसोर्सेज दैट एन एंटिटी नीड्स in order to participate in the industry and compete in the market। वो कम से कम रिसोर्स जिसके लिए आप मुकाबला तो कर सकें, कम से कम आप एंटर तो हो सकें, आप बिजनेस में शामिल तो हो सकें, आप लोगों के साथ अपने आप को खड़ा तो कर सकें कि हाँ भैया मैं मुकाबला करने के लिए आया। विदाउट थ्रेशहोल्ड रिसोर्स, बगैर वो जो मिनिमम रिसोर्स है उसके, एंटिटी कैन नॉट सर्वाइव इन इट्स इंडस्ट्री एंड मार्केट्स। इन थ्रेशहोल्ड रिसोर्सेज के बगैर एक एंटिटी अपनी इंडस्ट्री या मार्केट में सिरे से ही सर्वाइव नहीं कर सकती। यानी कि एक कोई कहे कि मैंने सीए का कॉलेज शुरू किया, हम पूछे बिल्डिंग का है, तो बिल्डिंग तो बात की बात है, सीए का कॉलेज शुरू कर लिया। हम कहेंगे कैसा कॉलेज है, ऑनलाइन है फिजिकल? उसने कहा फिजिकल कॉलेज। तो अब ये एक बड़ी थकी हुई सी बात है कि वो एक फिजिकल कॉलेज शुरू कर रहा है बगैर एक बिल्डिंग के, क्योंकि उसको कम से कम वो रिसोर्स चाहिए। कोई कहता है कि जी मैं इस दफा ना 8 सब्जेक्ट्स में सारे कॉलेजेस को टफ टाइम दूंगा। अच्छा, कैसे टफ टाइम दूंगा? हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स के टीचर है, हम 8 सब्जेक्ट्स में टफ टाइम देंगे। तो भाई बाकी 2 सब्जेक्ट्स में कैसे टफ टाइम दोगे? नहीं, वो हमारे जो 6 हैं उनमें हम इतना टफ टाइम दे देंगे कि हमें उन 2 में टफ टाइम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम ये कहेंगे कि यार क्या बात करते हो, तुम्हारे तो टाइम टेबल पे सब्जेक्ट ही पूरे नहीं आ रहे। जब सब्जेक्ट ही पूरे नहीं आ रहे और तुम धक्के से जो है वो टीचर्स को बस वहां ऐड करके सिर्फ लाइन आइटम के तौर पे दिखा रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि तुम मार्केट में लोगों के साथ आके खड़े हो सको। मुकाबला तो बहुत आगे की बात है। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए कम से कम कुछ रिसोर्सेज चाहिए, वो है थ्रेशहोल्ड रिसोर्स। तो जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास एक मिनिमम, इसके लिए कहते हैं हम MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। सिलेबस में नहीं है, जस्ट प्रैक्टिकल दुनिया में चलता है। यानी कोई भी एक नई चीज देता है ना, तो वो उसको कम से कम एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर चाहता है कि आप लोगों को किताब दे, तो पहली दफा उसकी किताब बहुत हसीन नहीं होगी, बहुत जबरदस्त तूफानी नहीं होगी, कम से कम ऐसी किताब होगी जो आपकी मिनिमम नीड्स को पूरी कर रही होगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ सवाल होंगे, फिर आहिस्ता 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 वो किताब को इम्प्रूव करता जाएगा। तो बिजनेसेस अपनी जब प्रोडक्ट देते हैं तो सबसे पहले उसे रखते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कम से कम ऐसी हो कि उसके फीचर्स पूरे हो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास फैक्ट्री की स्पेस होनी लाजमी है, कुछ लाइसेंसेस होने लाजमी है। तो फिर क्या होता है कि एक मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है, तो थ्रेशहोल्ड रिसोर्स वो मिनिमम रिसोर्स है। अच्छा, फिर इससे आगे जाते हैं तो यूनिक रिसोर्स। अब मजे की बात है कि सिर्फ आपको रिजल्ट की खौफ की वजह से दिखाया नहीं था, अदरवाइज हमने ये डिस्कशन की थी कि आपके पास थ्रेशहोल्ड मिनिमम रिसोर्सेज हैं, और यूनिक रिसोर्सेज का मतलब है कि ऐसे रिसोर्स जो कि कंपेटिटर के पास नहीं है, कुछ ऐसे नायाब किस्म के रिसोर्सेज जो कंपेटिटर के पास नहीं है, जिसकी वजह से आपको कंपेटिटिव एज है। तो रिसोर्सेज सबके पास होंगे, बिल्डिंग सबके पास होगी, लेकिन शायद एक बड़ी तूफानी लोकेशन वाली बिल्डिंग, बिल्कुल साथ ही एक मार्केट हो जिसमें हजारों सीए के स्टूडेंट रहते हो, और उसके साथ बिल्कुल कॉर्नर पे बड़ी हुई एक बड़ी सी ऐसी बिल्डिंग हो जो उनको इतनी कन्वीनियंट लगे कि वो सोचें यार दूर क्यों जाएं, यहीं पे आ जाते हैं। तो अब ये खाली सादा रिसोर्स नहीं है, मिनिमम रिसोर्स नहीं है, ये बड़ा यूनिक सा रिसोर्स है। कोई बहुत अच्छा टीचर हो, कोई बहुत ही तूफानी किस्म का टेस्टिंग का मैकेनिज्म हो, को बहुत अच्छा इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत जबरदस्त लाइब्रेरी हो जिसमें स्टूडेंट्स क्लासेस के बाद बैठ के बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो कोई भी ऐसी चीज, resources controlled by entity that competitor do not have and would have difficulty in acquiring। कंपेटिटर्स को आसानी से ना मिले, उन्हें दिक्कत करनी पड़े उन रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए। थ्रेशहोल्ड रिसोर्स तो हर किसी के पास है, बट यूनिक रिसोर्स कुछ के पास होगा, कुछ के पास नहीं होगा। कंपेटिटर उन यूनिक रिसोर्सेज को लेने की कोशिश करेंगे तो उन्हें एफर्ट करनी पड़ेगी। यूनिक रिसोर्सेज से आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। इसकी चंद एग्जांपल दिए उन्होंने। हो सकता है आपको कोई बहुत ही ऐसा रॉ मटेरियल जो बड़ा स्कार्स हो, उसकी ओनरशिप मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाए कि पाकिस्तान में सुई गैस सिर्फ आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी कंपनी और कोई नहीं कर सकती। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपका इतना यूनिक रिसोर्स है कि आप कंपेटिटर्स को तो तबाह कर देंगे। फॉर एग्जांपल PTCL के अलावा किसी और मोबाइल कंपनी को गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तारें बिछाने की इजाजत नहीं दी।
ठीक, अब अगेन पिछले 15-20 साल से जैस फलाना फलाना जितने भी नेटवर्क्स हैं ये बेचारे डिपेंडेंट हो गए पीटीसीएल के ऊपर कि टावर टू टावर ट्रैवल करेगा, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर जिसमें 100 किलोमीटर का फासला है, वो टावर की इतनी बड़ी रेंज नहीं होती, वहां से वो सिग्नल जाएंगे तारों में। किसकी तारों में? पीटीसीएल की तारों में। तो पीटीसीएल उन तारों में अपने सिग्नल भी लेके जा रहा है और अपने दुश्मनों के सिग्नल भी लेके जा रहा है, और अपने ही दुश्मनों से जो उसके कंपेटिटर हैं किराया वसूल कर रहा है। अब इसका मतलब है कि जब पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क की कंप्लीट तारें बिछी होनी, इतना बड़ा उसका यूनिक वो है कि उसके कंपेटिटर जो मर्जी कर ले उसके बराबर भी नहीं आ सकते। किसी भी वक्त छोटी सी शरारत, एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाए तो सारों के सिग्नल जो है वो रास्ते में रुक रहे हो और सिर्फ इनके अपने सिग्नल सही वाले जा रहे हो। तो अगेन इस तरह की कोई खास ओनरशिप हो, कोई खास लोकेशन हो आपकी, जैसे मैंने कहा कॉलेज के हिसाब से, यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एक बड़ी वाटरफॉल है और उसके करीब आपका जो है वो पन बिजली घर है। पन बिजली घर ही कहते हैं, ठीक है। तो पन बिजली घर आपका उसके बिल्कुल पास है और इतनी बेहतरीन वाटरफॉल है कि आपको मेहनत की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही से प्रेशर से उसको टरबाइन चलाती रहेगी, बिजली क्रिएट होती रहेगी। वो खास प्रिविलेज मिल गई, वो खास पेटेंट है आपके पास। जैसे भी क्या हुआ, आईकैप ने एकदम से कह दिया, एकदम से तो नहीं कहा, आईकैप 1.5 साल पहले से बता रहा था कि ये कोर्सेज आएंगे मार्च के बाद, जो भी रजिस्टर हो रहे होंगे फर्म्स में उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जितने भी लोग आखिरी पेपर दे रहे हैं उनके ऊपर एमएस ऑफिस और पीपीई एकदम से एप्लीकेबल हो गया। और उसके बाद जब बच्चों ने कहा अच्छा आप ये कहाँ से पढ़े, तो उन्होंने कहा अच्छा जिन्होंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है हमसे, जिन्होंने अप्रूवल ली हुई है उनसे पढ़ लें। एक लिस्ट जारी कर दी, तो वो वाले कॉलेज जो पहले से ताक लगा के बैठे हुए थे, अपने आप को प्रूफ करा के बैठे हुए थे, अचानक से उनके नाम सामने आ गए, उनको एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल गया अगर वो लेना चाहें तो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिसोर्सेज मौजूद हों और आप रिसोर्स को सही से एक्सप्लॉइट ना करें, इस्तेमाल ना करें। मतलब आई वाज श्योर कि ये 20 बैच तो 10 दिनों में बना लेंगे, लेकिन नहीं बनाए। इतना बड़ा ऐश था और मिस कर दिया। एक बैच टोटल बना के, मतलब अपने बच्चे ही पूरे नहीं हो सकते उस एक बैच में तो। और ये तो जब आपको पूरे शहर में ही गिनती के 1-2 कॉलेजेस को अगर इजाजत मिली हो और शहर के 2-3 हजार बच्चों ने आना हो, तो फिर तो आप बहुत खेल सकते हैं। अगेन यूनिक रिसोर्स अच्छी चीज होता है, लेकिन उसके लिए अच्छा होता है जो उसको इस्तेमाल करना जानता हो। रिसोर्सेज होते ही उसके लिए अच्छे हैं जो उसको इस्तेमाल करना जानता हो। इसका मतलब क्या है, यहां से एक अगली डिबेट आ गई। रिसोर्स तो है, उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी या उस रिसोर्स से आप अपनी क्या कंपेटेंस डेवलप कर पाए या नहीं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हमारे पास एक रिसोर्स है वो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा सकता है। अच्छा जबरदस्त, क्या आप उसे पढ़वा रहे हैं? नहीं, ठीक है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा सकता है लेकिन आप उससे नहीं पढ़वा रहे। तो रिसोर्स है, लेकिन आपने अपने कॉलेज की कंपेटेंस डेवलप नहीं की कि आप कहेंगे जी हमारे पास 2-3 तरह के कॉस्ट के टीचर्स हैं। तो रिसोर्स होना काफी नहीं है, उस रिसोर्स को कंपेटेंस में बदलना होता है। ये जो सारी जेनेरिक बातें आपको लग रही होती हैं, बाद में इंग्लिश लिखी भी होती है इनकी कहीं ना कहीं। तो रिसोर्स को कंपेटेंस में बदलना होता है। कैपेबिलिटी इस चीज को कहते हैं कि क्या आप अपने रिसोर्सेज को कंपेटेंस में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो क्या मैंने बहुत अजीब सी बात तो नहीं कर दी? ये रिसोर्स और कंपेटेंस में क्या फर्क हुआ फिर? रिसोर्स कोई एसेट है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कर दी। रिसोर्स कोई एसेट है, कोई चीज है जो आपके पास मौजूद है, और कंपेटेंस उस रिसोर्स की बेस पे आपकी कोई स्पेशलाइजेशन डेवलप होना, आपकी कोई स्किल डेवलप होना, आपकी कोई प्रोडक्ट मुमताज हो जाए, आप मार्केट में लोगों में छा जाएं। तो कंपेटेंस बेसिकली आपकी तब बनती है जब आपके पास रिसोर्स हो। तो एक रिसोर्स को कंपेटेंस की तरफ लेके जाना आपकी कैपेबिलिटी कहलाती है, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। तो इंटरनल एनालिसिस करके पहले अपने रिसोर्सेज देखें, फिर देखें हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं, फिर उन रिसोर्सेज को पकड़ के कोशिश करें कि उन रिसोर्सेज से भी आप कुछ ना कुछ जनरेट करें, और जो आपकी यूनिक रिसोर्सेज हैं उन पे इस तरह का काम करें कि वो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दे दें। जी जी, क्या इसका कोई टाइम पीरियड है? नहीं, हम ये जितनी डिस्कशन कर रहे हैं ये स्ट्रेटेजिक डिस्कशन है। शायद आपको याद हो, कहीं आपने बचपन में पढ़ा हो कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम बहुत ओवर द ईयर सोच रहे होते हैं। हम ये नहीं सोच रहे होते कि आज रिसोर्स है कल कंपेटेंस बन जाए। हम ओवर द टाइम स्पेन उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आहिस्ता 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 उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। लेकिन जिस तरह अभी आपने बात किया ना यूनिक रिसोर्स के कॉम्पिटेंस डेवलप की के उसको मतलब जितना ये 20 बैच बना सकते, ठीक है,
लेकिन ये ओवर द ईयर तो नहीं हो सकता ना, अब यानी कि इनको लाइसेंस मिला कुछ मंथ्स में दूसरे को रिलीज दे दें। जी बिल्कुल। अब इसका मतलब है कि रिसोर्सेज में भी हमने कहा था कि याद है वायरो एनालिसिस, कि एक तो हो कॉपी ना हो सके और एक ये हो कि हो ही आपके पास, दूसरों के पास होना। अब ये एक ऐसा वो था, रिसोर्स था जो कॉपी हो सकता है। जैसे ही सबको अंदाजा होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो अप्लाई करेंगे, आईकैप कुछ पैरामीटर देखेगा और उनको भी इजाजत मिल जाएगी। जब उनको इजाजत मिल गई तो फिर उन्होंने 3-3 हजार रुपए के बांटने शुरू कर देने। और बच्चों को अनफॉर्चुनेटली वो कोर्स जो कि स्किल देता है वो नहीं पसंद। उनको वो कोर्स पसंद है जिनके पास जाके आप कहें जी पैसे लो और सर्टिफिकेट हमें दो। तो आईकैप ने एक बड़ा जबरदस्त एक इनिशिएटिव लिया आपकी स्किल डेवलपमेंट का, और आप पैसे से वो स्किल नहीं, स्किल के बाद मिलने वाला जो कागज का टुकड़ा है वो खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर उसका फिर आगे नुकसान होता है, लेकिन ये नहीं समझ आती लोगों को। और अभी देख, मैंने कहा है, आपने सुन लिया, सिर्फ एक ही बैच क्यों बना है? बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं किसी मसीहा का जो पढ़ने की बात ना करे, पैसे ले, सर्टिफिकेट दे। और रिकॉर्डेड क्लास में बात कर रहा हूँ, हमारे पड़ोस में बटने शुरू हो जाने हैं। और अनफॉर्चुनेटली बड़ा गलत एक ट्रेंड चल पड़ता है और फिर बच्चों को सही और गलत की पहचान नहीं होती। लेकिन एक चीज इसका ये भी तो हो सकता है कि आईकैप ये केस की वजह से इसका प्रेजेंटेशन है, हमें सब उसमें चले हाथ लगाने उधर टीचर कर ले, ठीक है, प्रेजेंटेशन की वो रिकॉर्डेड वीडियोस मंगवा लें। ठीक है, वो इस तरह की कोशिशें करते हैं। वीडियोस मंगवा लें। हाँ, और वीडियोस पहुंच भी जाती हैं उनको। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आप इजी ले रहे हैं। डिस्कशन जो हमारी चल रही थी, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या है कि आप अपने रिसोर्सेज से सही फायदा उठा के उसको कंपिटेंस में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। तो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी रिफ्लेक्ट द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू यूज एंड एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है उसमें से फायदा निकालना, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज available to it through competence developed in activities and processes it perform, the way in which these activities are linked internally externally and overall balance of core competences across entity। एक बड़ी ही ओखी सी डेफिनेशन दे डाली। सबसे पहले जहां से हमने स्किप करके अगले पेज पे चले गए थे, अगर यहां से चैप्टर शुरू करता तो बस फिर तो हो गया था काम। अब हमें रिसोर्सेज कंपेटेंस समझ आई है, एक एंटिटी की ऐसी एबिलिटी जिससे वो रिसोर्सेज को यूज करे, रिसोर्सेज से फायदा उठाए, अपनी वो कंपेटेंस जो कि प्रोसेस के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो गई है, और इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों को आपस में लिंक करना है, जैसे स्वॉट एनालिसिस था, जैसे वैल्यू चेन में आप चीजों को देख रहे थे। उसको करने के बाद आप ओवरऑल बैलेंस थ्रू आउट एंटिटी अपनी कोर कंपेटेंस का रखें, यानी कि स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का मतलब है आप अपने रिसोर्सेज से कितना फायदा उठा पाते हैं, सादा मतलब ये है। अभी तक किसी जगह मैंने आपको एग्जैक्टली ये नहीं कहा कि फलाना चीज क्रैम कर लें बहुत ज्यादा। जो मॉडल होता है, मॉडल के सिर्फ नाम आपने याद रखने होते हैं, अंदर आप लिख सकते हैं, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इस डेफिनेशन को याद करें, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ना वो अपनी तरफ से काफी पेचीदा तरीके से आपको एक बात समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको अपने अल्फाज में लिखना है तो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी कंपेटेंस में शिफ्ट करके कंपेटिटिव एडवांटेज कमाने को कहते हैं, मार्केट में छा जाने को कहते हैं। It can also be described as the ability of an organization to use its core competence to create competitive advantage। आपकी जो core competences हैं, core जो main competence है, अब again resources भी बहुत सारे हैं लेकिन कुछ यूनिक हैं, तो competences भी बहुत सारी होती हैं लेकिन कुछ core competence होती है। एक मेन कंपेटेंस होती है, आप कहते हैं हाँ भाई हमारे इदारे की जो मेन कंपेटेंस है वो ये है। बहुत सारी कंपनियों की बहुत सारी प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं लेकिन कोई एक प्रोडक्ट ऐसी होती है जो उनकी कोर कंपेटेंस बन जाती है। ठीक है, मतलब अगर कैंपस की मिसाल ले लें तो यहाँ पे अकाउंटिंग, तो बेचारे जो वो मेहमान टीचर है वो जो है वो साइड पे हो जाएंगे, सारे रिसोर्सेज जो है वो अगेन जो कोर कंपेटेंस है आप उस पर खेलते हैं। फिर ऐसा एक कोर कंपेटेंस आप कहेंगे अच्छा ये तो कोर कंपेटेंस ऐसे छोड़ो दूसरों पे काम करते हैं, तो कोर कंपेटेंस ने आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देना है, आप उसके ऊपर तो काम करें और दूसरों को इस लेवल पे साथ साथ लेके चलें कि आपकी कोर कंपेटेंस भी मुतासिर ना हो, कि लोगों को पता हो कि हाँ भाई इदारे में आना है तो हमने XYZ टीचर के लिए आना है, हमने फलाना बंदे के लिए आना है, लेकिन इतना भी ना हो कि उसके बाद फिर कुछ और चले ही ना। तो आपको खाली कोर कंपेटेंस नहीं, आपने सब चीजों को बैलेंस रखना होता है, लेकिन खेलना अपनी कोर कंपेटेंस पे होता है।
एक रेस्टोरेंट का फॉर एग्जांपल एक खास डिश मशहूर है और सारे लोग दूर दूर से वो डिश खाने आते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो सब छोड़ दें और सिर्फ वही डिश बनाना शुरू कर दें। वो उस डिश के साथ साथ कुछ और पैकेज भी निकालेंगे कि अच्छा जी ये कम्बो है, इसमें ये वाली डिश भी मिलेगी और ये चीज भी इजाफी मिल जाएगी, ये जी इस तरह से है, ये 3 पेपर का पैकेज है, ये 2 पेपर का पैकेज है, ये इस तरह से है, ये उस तरह से, आप ऐसा करें वैसा करें। तो फिर क्या होता है कि आप कोर कंपेटेंस को मजीद पॉलिश करते हैं और अदर देन कोर कंपेटेंस के ऊपर आप इतना काम करते हैं कि उसको साथ साथ लेके चल सके। तो कोर कंपेटेंस से आपको असल में कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है, वो कंपेटेंस जो दूसरों के पास नहीं होती, आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। डन। कंपेटिटिव एडवांटेज कहां से आता है? सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कंपेटेंस और कैपेबिलिटीज। आप अपने रिसोर्सेज, कंपेटेंस, कैपेबिलिटीज का जब सही से उसको लेके आते हैं तो फिर बात बनती है। एक डायग्राम जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैंने ट्यूटर नोट के तौर पे डाली है सिर्फ समझाने के लिए कि ये कहानी है क्या, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी आईकेप की किताब में नहीं है, ये मैंने एक जगह से चोरी की है समझाने के लिए कि ये बेसिकली फ्रेमवर्क क्या है। इंटरनेशनल जाहिर है, लोकल किसी बंदे से और चोरी होगा, वो मॉडल बनाएगा बैठ के। सबसे पहले ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द फर्म्स, फर्म से मतलब बिजनेस। आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द बिजनेस रिसोर्सेज, अप्रेज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वीकनेस और स्ट्रेंथ को जरा देखें, चेक करें relative to competitor, identify opportunities for better utilization of resources, यानी कि उन्होंने कहा अपना रिसोर्स एनालिसिस करें और इंपॉर्टेंटली स्वॉट एनालिसिस करें। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप देखें मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, देखिए उनमें से स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटीज थ्रेट क्या है, आप कंपेटिटर के मुकाबले में कहां खड़े हैं। स्टेप 2, आइडेंटिफाई करें अपनी कैपेबिलिटी। मेरे पास ये रिसोर्सेज तो हैं, मैं कर क्या क्या सकता हूं। अपनी कैपेबिलिटी देखें, व्हाट कैन बिजनेस डू मोर इफेक्टिवली देन इट्स राइवल्स। आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, इनपुट्स टू ईच कैपेबिलिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच कैपेबिलिटी। अब आप कहते हैं हमारे पास ये रिसोर्सेज है, अच्छा हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कैफ पढ़ा सकते हैं, हम एमएस ऑफिस का कोर्स करा सकते हैं, फलाना करा सकते हैं, हम सीए फाइनल करा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो कुछ रिसोर्सेज है और फिर आपने देखना है कि रिसोर्सेज तो मेरे पास इनपुट है, सामने ऑप्शंस क्या 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 काम किया जा सकता है। पता लगा ये 5 तरह के काम आप कर सकते हैं, कर नहीं रहे, कर सकते हैं और रिसोर्सेज हैं आपके पास। अब क्या करना चाहिए, उन रिसोर्सेज को उठा के, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बंदा मौजूद है जो कि करा सकता हो, फॉर एग्जाम्पल लॉ पढ़ा सकता हो, और आपका कॉलेज सीए भी पढ़ाना चाहता हो और एसीसीए भी पढ़ाना चाहता हो। तो आप पहले देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या है जी, लॉ पढ़ाने वाला एक टीचर है, कैपेबिलिटीज क्या है, हम सीए भी करा सकते हैं, हम एसीसी भी करा सकते हैं, फलाना। अब आपने तय किया हम सीए भी कराएंगे और एसीसी भी। अब तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, उन रिसोर्सेज को उन रेलेवेंट कैपेबिलिटीज में डालें और फिर पॉलिश करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंपिटेंस डेवलप करें। तो कैपेबिलिटी क्या है, आइडेंटिफाई करें कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या क्या कर सकते हैं, और फिर देखें कि कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे उसके लिए। देन आप ये देखें कि आपके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो अच्छे पैसे जनरेट करके दे सकते हैं और आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं। कंपेटिटिव एडवांटेज पे काम करें। तो टेक्निकली अपने रिसोर्सेज को देखें, रिसोर्सेज के साथ देखें कि आप क्या क्या ऑप्शन सोच रहे हैं, फिर देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन में आप इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर कौन कौन सी ऑप्शंस में आप अपने कंपेटिटर से आगे जा सकते हैं और अपना कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा साइकिल है जिसके बाद एंड पे आपकी एक स्ट्रेटेजी बनती है, और स्ट्रेटेजी होती है कि रिसोर्सेज को यूं इस्तेमाल करके यूं हम लोगों ने फायदा उठाना। और जब आप ये स्ट्रेटेजी तय कर लेते हैं कि हमने यूं करना है और आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो फिर आपको मजीद इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। तो आप दोबारा से देखते हैं कि कहाँ गैप्स है और फिर से अपने रिसोर्सेज पर इन्वेस्ट करते हैं। यानी आपने कह दिया हमने सी और एसीसीए में ताक महारत हासिल करनी है, आपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को वहां झोंक दिया, पता लगा आपका सीए एसीसीए दोनों बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया, एसीसीए कितने पेजेस बनना शुरू हो गए कि आपने कहा हमारे पास टीचर शॉर्ट हो गए हैं। अब क्या करें, मजीद टीचर लेके आए, उन टीचर्स को इस पे लगाएं, फिर वो डेवलप हो, फिर देखें कि गैप है, फिर दोबारा से रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करता है, जिसके बाद वो अपनी कैपेबिलिटी से अपनी कॉम्पिटेंस जनरेट करता है, और जिससे वो क्या हासिल करता है, कंपेटिटिव एडवांटेज। तो ये पूरा एक साइकिल है, ये एक बेसिकली डिस्कशन है जो कि इस चैप्टर ने हमें थ्रू आउट समझाने की कोशिश की है। कैपेबिलिटी और कंपेटेंस में क्या फर्क हुआ, कैपेबिलिटी है आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। कैपेबिलिटी इज व्हाट आर द ऑप्शंस, और वो स्किल सेट जिससे आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंपेटेंस क्या है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके
उनको एक खास लेवल पे ले आए जिससे आपके पास कोई एक ऐसी ऑप्शन बन गई जिससे आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सके। अब वही बात है ना कि रिसोर्स, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी रिसोर्स है, रिसोर्स जी मौजूद है, एक टीचर है, वो लॉ भी पढ़ा सकता है और वो कॉस्ट भी पढ़ा सकता है। कैपेबिलिटी क्या है, हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब उस कैपेबिलिटी में देखा तो पता लगा वो रिसोर्स को फिट करने से नुकसान होगा, वो रिसोर्स को कॉस्ट के बजाय अगर लॉ में लगा देंगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि कॉस्ट का रिसोर्स तो ऑलरेडी मौजूद है और तगड़ा रिसोर्स मौजूद है। तो व्हाई नॉट के हम फिर इस रिसोर्स को उस वाली लाइन पे डालें ही ना। तो आपने क्या किया, फिर उस रिसोर्स की कंपिटेंस लॉ के अंदर डेवलप करते गए और दूसरी तरफ आपने कंपिटेंस डेवलप नहीं की। तो कैपेबिलिटी है कि आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, और अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ टाइम जो इदारे के पास आ जाती है, लोग कहते हैं यार वो स्कैन शेरशाह वहां पे जनाब जाओ, वहां पे फलाना 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 सब्जेक्ट में बड़ा जबरदस्त उनका वो है, वो इस सब्जेक्ट के लिए, इन सब्जेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। तो फिर होता ये है कि बिजनेस में चूज करना होता है। मेरे से पूछें, मुझे ऑडिट ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ाने में लॉ की निस्बत, मुझे बीएम उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ाना, मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छी लगती है, मुझे मैथ अच्छी लगती है। लेकिन अगेन ये नहीं देखना कि रिसोर्सेज के पास क्या क्या है, ये देखना है कि आपके पास ऑप्शंस क्या है। तो हुआ क्या कि कॉलेज को जब भी होता था कि ऑडिट का बैच वर्सेस लॉ का बैच, वो कहते थे लॉ के 5 बैच दे दें चल जाएगा, ऑडिट एक बस बहुत है, ऑडिट से नोटू नहीं आते ज्यादा। तो फिर क्या होता है, एक बिजनेस की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, बिजनेस अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। तो फिर होगा क्या, होगा ये कि आपका वो रिसोर्स कंपिटेंस बन जाएगा उस खास फील्ड में जिस फील्ड में आपने चाहा। तो हम लोगों ने हमेशा फोकस किया कि लॉ को सबसे पहली तरजीह दे। तो जो मेरे अपनी जाति प्रेफरेंस में बाद में आता था वो ऑटोमेटिकली कंपिटेंस बन गया कि लोगों ने कहा यार वो उधर तो लॉ के लिए जाएंगे। तो कंपिटेंस का मतलब है कि जिस वजह से फिर आप मशहूर हो जाते हैं, यानी कि आपकी वो चीज जो रिसोर्स को इस्तेमाल करके आपने एक बेनिफिट उठाया और अब आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी फर्म के साथ, आपके बिजनेस के साथ एसोसिएट हो जाती है वो चीज। यहाँ हमें ब्रेक लगानी होगी। हमने बड़ी मजे की लॉजिकल डिस्कशन की। किताब दिखाएं तो मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी जगह थोड़ी सी देखते हैं। 2 पेज तो आपने जुल्म कह दिया कह के ये डायग्राम थी और ये ट्यूटर नोट था ये, ठीक है। पेज 47 आपने देखना है, और पेज 53 पे ऊपर रिसोर्सेज की डिस्कशन है। ऑल्दो नीचे वाली डिस्कशन आप पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज ऊपर और पहले पेज पे जो डिस्कशन थी वो कल हम अब थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। आज आवाज के भी मसले थे, कुछ और इश्यूज भी थे। टेस्ट नहीं होगा डिस्कस, अगर मौका मिलेगा तो हम मौका आने ही नहीं देंगे। सर कंपिटेंस को एक्सपर्टीज भी कह सकते हैं जी, कह सकते हैं। क्या चीज?